फ्रेंड्स, और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जिसमें हम कल की जो क्लास थी हमारी, उसमें केमिकल बॉन्डिंग के प्रीवियस ईयर के हमने एग्जैक्ट एग्जाम के जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व किए थे। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी थे। मैक्सिमम हमने जो राउंड देखा कि केमिकल बॉन्डिंग जो है आपकी यूनिट ये कितने मार्क्स की है और यहाँ से जो भी है क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, तो हमने देखा कि यहाँ से जो क्वेश्चंस हैं वो 4 to 5 क्वेश्चंस 4 to 5 क्वेश्चंस यहाँ से एग्जाम में आते हैं। कोई सा भी एग्जाम हो उसमें 4 to 5 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। ठीक है, यानी इट मीन्स अगर मैं सीधी सीधी बात करूं तो यहाँ से ये एवरेज 15 मार्क्स, कितने मार्क्स, 15 मार्क्स, 15 मार्क्स तक ये वेरी करता है। कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे फॉर एग्जाम्पल आपका जेट का पेपर हो, आईसीआर का पेपर हो, चाहे आपका बीएचयू का पेपर हो, चाहे आपका नीट का पेपर हो, चाहे आपका आरपीवीटी का पेपर हो, किसी भी एग्जाम का ये पेपर हो, किसी भी यूनिवर्सिटी का पेपर हो, सब में ये कम से कम आपके 15 मार्क्स तो मिनिमम 15 मार्क्स तो आते ही आते हैं यहाँ से। ठीक है, तो हम उसी के लिए, देखिए काफी मेजर टॉपिक है और मेरे अकॉर्डिंग पूरी आपके जो बात करें तो पूरी जो आपकी ये है उस सीरीज में कहीं पर भी आपका जो ये है एक भी ऐसा टॉपिक नहीं है केमिस्ट्री का जहां से यहाँ इससे ज्यादा क्वेश्चन आते हो कहीं से। ठीक है, बिल्कुल। गुड इवनिंग अंशुमन जी, गुड इवनिंग। 1 सेकंड, थोड़ा सा 1 मिनट। हाँ देखिए, तो इसीलिए मैं इसको 2 बार पढ़ा रहा हूँ। एक बार पहले कल की क्लास में हमने प्रीवियस ईयर के काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज भी मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूँ। तो ये इसकी 2 क्लास लेने का सबसे इम्पोर्टेंट जो मीन था अभी इस टाइम पे वो ये था कि केमिकल बॉन्डिंग जो चैप्टर है ये आपका काफी इंपॉर्टेंट 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं किसी भी एग्जाम में। तो हम उसी की कड़ी में आज नया जो है आगे के जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है। जैसे जैसे जुड़ते जाएंगे बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है, अपन जितने हैं मेरे लिए एक भी स्टूडेंट है वो काफी होता है। ठीक है, तो देखिए बात करते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि बॉन्ड एंगल कौन सी स्पीसीज ऐसी है। क्वेश्चन को आप गौर से पढ़ लेना क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन से मैं लिखता नहीं हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि बॉन्ड एंगल 120 डिग्री किसमें है। बॉन्ड एंगल 120 डिग्री क्वेश्चन आपका ये है। ये नीट 2017 का क्वेश्चन है, आपके नीट 2017 का। ठीक है, नीट 2017 का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि बॉन्ड एंगल 120 डिग्री है। बॉन्ड एंगल 120 डिग्री है। 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं और 4 ऑप्शन कौन से हैं मैं आपको बता देता हूं। फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है BCl3, क्या है, BCl3। सेकंड ऑप्शन है आपके पास PH3, क्या है, PH3। थर्ड ऑप्शन है आपके पास ClF3, ClF3। एंड फोर्थ ऑप्शन है आपके पास NCl3, क्या है, NCl3। आपके पास ये 4 ऑप्शंस हैं और इसमें आपसे पूछा गया है बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। तो देखिए आपको सिंपल सा एक पॉइंट पता होना चाहिए कि जो आपका sp हाइब्रिडाइजेशन होता है उसके लिए 180 डिग्री बॉन्ड एंगल होता है। sp2 हो तो उसके लिए 120 होता है। ठीक है, sp3 हो उसके लिए आपका 109 डिग्री 28 मिनट कुछ ऐसा होता है। ठीक है, तो आपके सिंपल से अगर मैं बात करूं तो आपसे क्वेश्चन कौन सा पूछा गया है, ये पूछा गया है कि नहीं हाइब्रिडाइजेशन आपके पास कैसा होना चाहिए, sp2 होना चाहिए। कैसा होना चाहिए हाइब्रिडाइजेशन, sp2 होना चाहिए और विदाउट लोन पेयर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, विदाउट लोन पेयर आपका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए। तो देखिए इसमें आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, इसमें भी आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, इसमें भी नहीं है। पहला ऑप्शन आपके पास ऐसा है जिसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा BCl3 आपके राइट आंसर हो जाएगा, जिसके लिए बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है। अब देख लीजिए नीट के एग्जाम में इतना इजी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, तभी तो आजकल जो नीट का पेपर है काफी स्कोरिंग होने लगा है। स्टूडेंट्स हैं वहां पर जिनका सिलेक्शन होना है, जिन बच्चों का आपको यकीन नहीं होगा इंडिया में समथिंग जितनी गवर्नमेंट जो मेडिकल की जो सीटें हैं MBBS BDS ये सारी मिला के ये समथिंग 80,000 से अबव सीटें हैं। अभी 80,000 से अबव सीटें हैं और इस बार जो जनरल की कट ऑफ है वो 615 मार्क्स तक रही है।
मार्क्स तक रही है आउट ऑफ 720 में से। 720 में से 615 मार्क्स तक रही है। 615 जिनके मार्क्स थे उनको कॉलेज मिली है। मेरे एक कोई फ्रेंड है, रिलेटिव जानकार है एक फ्रेंड, उनका 601 उनके मार्क्स थे, उनको एमबीबीएस नहीं मिला है। अब आप देख लीजिए, जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो उनका स्कोरिंग क्यों है, इसीलिए ये ज्यादा स्कोरिंग जा रहा है कि पेपर का लेवल है वो काफी इजी आने लग गया है सभी बच्चों के सिमिलरिटी। वैसे इतना इजी भी नहीं होता है पेपर, लेकिन फिर भी देखे तो लेवल के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2017 में आया होगा और इस क्वेश्चन में पूछा गया आपसे आइसोस्ट्रक्चरल, क्या आइसोस्ट्रक्चरल, आइसोस्ट्रक्चरल स्पीसीज आपसे पूछा गया है, ठीक है। आइसोस्ट्रक्चरल स्पीसीज आपसे पूछा गया है और आपके पास 4 ऑप्शन उसने दिए हैं, वो है आपके पास 3 और XeF2 फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन आपको दिया है BeCl2 एंड XeF2। थर्ड ऑप्शन आपको दिया है यहाँ पर TeI2 एंड XeF2 और फोर्थ ऑप्शन आपको दिया है यहाँ पर IBr2 माइनस एंड XeF2। ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है। इनमें आइसोस्ट्रक्चरल कौन से होंगे, क्या आइसोस्ट्रक्चरल स्पीसीज कौन सी होगी, आपसे ये पूछा गया है। तो देखिए जो आपके पास आइसोस्ट्रक्चरल जो स्पीसीज है जिनमें हाइब्रिडाइजेशन सेम होगा उनकी स्ट्रक्चर भी सेम होगी। हाइब्रिडाइजेशन अगर मान लो कि दो स्पीसीज का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो उसकी ट्रायंगुलर प्लेनर ही होगी स्ट्रक्चर भी। अगर किसी में मान लो sp3 हाइब्रिडाइजेशन उसमें टेट्राहेड्रल ही होगा। अब इसका जो राइट आंसर है, इसका देखिए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा आपके पास। अगर मैं ऐसे स्ट्रक्चर की बात करूं, देखो यहाँ पर सीधा मैं क्या क्या ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पर आपके पास 7 और 3 10, यहाँ पर आपके पास 8 और 2 10, ठीक है। इसमें देखिए इसमें आपके पास इसमें है 2 और 2 4 और सॉरी इसमें तो 2 ही होगा, इसमें तो 2 होगा और इसमें कितना हो जाएगा, अच्छा सीधा इसमें 4 हो रहा है। n/2 की वैल्यू जो है n/2 की वैल्यू मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ तो इसमें 4 हो जाएगा। इसमें कितना हो जाएगा 8 और 2 10 हो जाएगा। तो ये तो देखो कट गया, ऊपर वाला मैच कर रहा है। तो इस वाली की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ये ओल्ड स्टाइल से TePO, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन वाली मात्रा तो 6 और 2 8 इसका हो जाएगा। n/2 की वैल्यू बता रहा हूँ मैं, ठीक है, n/2 की वैल्यू यहाँ पर बता रहा हूँ। यहाँ पर ये XeF2 है तो 8 और 10 इसमें हो जाएगा। तो ये भी कैंसिल हो गया। इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन सेम नहीं है, हाइब्रिडाइजेशन देख रहे हैं पहले। इसमें देखिए 7 और 3 ये है, इसमें 10 हो गया, 8 और 2 इसमें भी 10 हो गया, ठीक है। तो देखिए आप अगर बात करोगे तो इसका और इसका जो है वो सेम हो रहा है। तो इसका राइट जो आंसर है वो कौन सा चला जाएगा, इसका जो राइट आंसर है आपके पास, इसका जो राइट आंसर है वो आपके पास अगर एक ही चूज करना हो तो आपके पास फोर्थ जाएगा। कैसा जाएगा, एक ही चूज करना हो तो आपके पास फोर्थ जाएगा, क्योंकि XE और I कुछ इस तरह से आ जाएंगे, I और XE कुछ इस तरह से आ जाएंगे। जैसे जैसे आपके पास 2 फ्लोरीन इस पे लगा हुआ है, 2 ब्रोमीन इस पे ऐड कर दो तो 2 ही बॉन्ड इसमें बनेंगे। लेकिन अगर आपको मल्टीपल चॉइस में आए तो आपके फर्स्ट और फोर्थ दोनों ऑप्शन राइट आंसर चले जा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर किसी एक को अगर आपको चूज करना हो, वैसे एग्जामिनर ने फर्स्ट एंड फोर्थ दोनों ऑप्शन, फर्स्ट एंड फोर्थ दोनों है उसके राइट आंसर दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी आपके 2017 का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जो बॉन्ड ऑर्डर है वो सेम किसका है, कौन सी ऐसी स्पीसीज है जिसमें बॉन्ड ऑर्डर क्या है, सेम है, बंद क्रम समान है। कौन सी ऐसी स्पीसीज है जिसमें बंद क्रम समान है। कहीं मिस्टेक कर दी क्या मैंने, किसी में मिस्टेक थोड़ी कर दी, मेरे अकॉर्डिंग तो मिस्टेक कहीं नहीं की शायद मैंने, कहीं मिस्टेक कर दी क्या। ओके चलो जो भी है, अगर मिस्टेक होगी तो नेक्स्ट क्लास में मैं एक बार इसको रिमाइंड करके IBr2 में 9 ही तो हुआ n/2 का, नहीं IBr2 नहीं था, IBr2 माइनस लिखा था मैंने, IBr2 माइनस लिखा था। तो एक नेगेटिव को भी तो आप ऐड करोगे ना, IBr2 नहीं लिखा था, IBr2 माइनस लिखा था मैंने। तो 7 तो यहां से आ जाएगा आपका, ठीक है, और एक नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव के साथ आएगा तो एक वो आ जाएगा। अच्छा ओके, बिल्कुल आपको समझ में आ गया। और 2 यहां से आ जाएगा तो ये 10/2 हो जाएगा ना, ऐसा मैंने लिखा था, ठीक है।
हाँ, हो सकता है आपको नेगेटिव साइन नहीं दिखा हो, या हो सकता है मैंने नहीं लगाया हो, लेकिन जो किस ऑप्शन में है वो माइनस साइन है। ठीक है, आपसे पूछा गया है सेम बॉन्ड एंगल, सेम बॉन्ड ऑर्डर, सेम बॉन्ड ऑर्डर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आपको मैं ऑप्शन है वो बता देता हूं, N2O2 माइनस, सेकेंड है CO एंड NO, थर्ड है आपके पास O2 एंड NO प्लस, और फोर्थ है आपके पास Cn माइनस एंड CO। ये आपके पास चार ऑप्शंस हैं। इनमें आपसे पूछा गया है सेम बॉन्ड ऑर्डर किसका होगा, सेम बॉन्ड ऑर्डर किसका होगा। तो देखिए यहाँ पर सेम बॉन्ड ऑर्डर का जो मीन है वो यही है आपके पास। अगर आपको तरीका देखना होता है कि सेम बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाला जाता है, तो किस तरह से निकाला जाता है सेम बॉन्ड ऑर्डर। सेम बॉन्ड ऑर्डर निकाला जाता है आपके इलेक्ट्रॉन से। अगर एक बेसिक ट्रिक की बात करें तो इलेक्ट्रॉन से आपको पता है कि नाइट्रोजन में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 3 होता है। अब जिसमें बॉन्ड 14 इलेक्ट्रॉन है उसमें बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 3 होगा। क्या इसमें 14 इलेक्ट्रॉन है, नहीं, तो ये कैंसिल हो गया पहला ही। ठीक है, उसके बाद इसकी बात करें तो इसमें देखिए इसमें भी सेम इलेक्ट्रॉन नहीं है, सेम इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। इसमें भी देखो इसमें कितने हैं, इसमें भी सेम इलेक्ट्रॉन नहीं है, जबकि इसमें सेम इलेक्ट्रॉन है। इसमें कितने हैं, 8, और इसमें 14 है, और इसमें भी कितने हैं, 14 है। तो इनका बॉन्ड ऑर्डर दोनों को क्या हो जाएगा आपके यहाँ पर सेम हो जाएगा, सेम बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा। किसके लिए, फोर्थ वाले के लिए। तो आपका फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ये नीट 2017 के क्वेश्चन ये सारे के सारे जो मैं बता रहा हूँ अभी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, आपसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में, आपके पास क्वेश्चन है NO2 प्लस NO3 माइनस एंड NH4 प्लस में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ NO2 प्लस NO3 माइनस एंड NH4, इनमें नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन पूछा है और आपको ऑप्शंस दिए हैं। चारों ऑप्शंस मैं लिख देता हूं, तब तक आप निकाल लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए एक बार। फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया है sp3 एंड sp2, फर्स्ट ऑप्शन आपको ये दिया है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन दिया है आपको sp2 sp3 एंड sp, ये आपको सेकंड ऑप्शन दिया है। थर्ड ऑप्शन दिया है आपको sp2 एंड sp3, ये आपको थर्ड ऑप्शन दिया है। फोर्थ ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो वो है आपके पास sp2 sp एंड sp3, ये आपको चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। आपसे पूछा गया है NO2 प्लस NO3 माइनस NH4 प्लस में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। ठीक है, अब देखिए इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है आपको निकालने का, जो फॉर्मूला आपको पता ही है। उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या निकालते हैं, वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन है, किसके, सेंट्रल एटम के वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन माइनस आवेश जो आपके पास जो चार्ज है वो साइन के साथ आएगा और मोनोवेलेंट स्पीसीज आपकी आएगी। आपका आंसर आया थर्ड ऑप्शन। देखते हैं, देखिए इसमें 5 और ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके साथ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इसके साथ कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और इसके साथ कितना हो जाएगा, 5 4 9 माइनस 1 8 हो जाएगा। बाई 2 करोगे सब में, बाई 2 कर दिया, कितना आ गया, यहाँ से 2 आ गया, यहाँ से 3 आ गया, यहाँ से 4 आ गया। 2 का मतलब sp, 3 का मतलब sp2 एंड 4 का मतलब sp3। तो राइट आंसर कौन सा चला जाएगा, थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर चला जाएगा। यानी NO2 प्लस में sp हाइब्रिडाइजेशन, NO3 माइनस में sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड NH4 प्लस में sp3 हाइब्रिडाइजेशन। पॉइंट लगा के लिख लेना, NH3 में भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही होता है, लेकिन उसकी जो शेप होती है वो पिरामिडल स्ट्रक्चर होती है। कैसी होती है, पिरामिडल होती है। टेट्राहाइड्रल क्यों नहीं होती है, रीजन ये होता है उसमें लोन पेयर प्रेजेंट होता है, और वो लोन पेयर जो साइड वाले जो बॉन्ड पेयर होते हैं उन बॉन्ड पेयर पे इफेक्टिव रिपल्सन डालता है। इफेक्टिव रिपल्सन की वजह से उसकी जो शेप होती है वो टेट्राहाइड्रल से पिरामिडल की तरह बन जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके नीट 2016 का क्वेश्चन था, मेंशन कर लेना। NO2 प्लस NO3 माइनस एंड NH4 प्लस में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp sp2 एंड sp3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है इंट्रामोलिकुलर, देखिए हिंदी में लिखा हुआ है अंतः आणविक, क्या लिखा हुआ है, अंतः आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हिंदी में लिखा हुआ है।
और अगर इसको इंग्लिश में मीन करूं तो ये है इंट्रा, INTRA, याद रखना। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड किसमें प्रेजेंट है? एक होता है इंटरमोलिकुलर, एक होता है इंट्रा। दोनों वर्ड में आप डिफरेंस याद रखना, हिंदी के चक्कर में मत पढ़ना। यहाँ पर ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर हिंदी के चक्कर में नहीं पढ़ना है आपको। आपको पॉइंट ध्यान रखना है, इंटर पूछा है या इंट्रा पूछा है, तो इंट्रा का मतलब होता है उसी के अंदर, इंट्रा का मतलब होता है उसी के अंदर, उसी के अंदर, ठीक है। और इंटर का मतलब होता है दो के बीच में। इंटर, जैसे गाड़ी का नाम सुना होगा इंटरसिटी एक्सप्रेस, इंटरसिटी एक्सप्रेस रेलगाड़ी का नाम होता है ना, उसका नाम होता है इंटरसिटी एक्सप्रेस। तो इंटरसिटी का मतलब होता है दो सिटी के बीच में चलने वाली, एक रफ्तार से चलने वाली गाड़ी, इंटरसिटी एक्सप्रेस। वैसे यहां पर भी ये इंटर आए, इसका मतलब दो के बीच की बात कर रहा है, इंट्रा आ रहा है मतलब उसी के अंदर की बात कर रहा है, उसी के अंदर, ठीक है। तो आपसे पूछा, कैसा पूछा गया है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहां पर प्रेजेंट है? चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास H2O2, सेकंड ऑप्शन है आपके पास HCN, थर्ड ऑप्शन है आपके पास सेलुलोज, और फोर्थ ऑप्शन है आपके पास कंसंट्रेट एसिटिक एसिड। ये आपके पास चार ऑप्शन है। इसका जो राइट आंसर है, देखिए इंट्रामोलिकुलर, इन देखिए इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी, इसमें भी होगी, इसमें भी होती है और इसमें भी होती है। ये तो मैंने पहले आपको बता दिया, क्लियर कर दिया। आपसे अगर ये पूछा जाता है क्वेश्चन में कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस किस में हो सकती है, तो इन सब में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का सबसे इंपॉर्टेंट रोल ही क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहां पर होती है, उस हाइड्रोजन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला जो बॉन्ड है वो उस हाइड्रोजन से बनता है। वो हाइड्रोजन या तो ऑक्सीजन से अटैच हो, या वो हाइड्रोजन आपका फ्लोरीन से अटैच हो, या वो हाइड्रोजन आपका किससे अटैच हो, नाइट्रोजन से अटैच हो। कभी कभी क्लोरीन से अटैच हो तो भी बन जाता है। यानी इंपॉर्टेंट जो रोल है वो ये है कि आपके पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन होता है, वो हाइड्रोजन आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, ठीक है। अब यहां पर देखिए, इसमें भी हाइड्रोजन होगा, इसमें भी वो हाइड्रोजन होगा, क्योंकि इसमें भी ऑक्सीजन के साथ, इसमें भी ऑक्सीजन के साथ, इसमें हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ, और इसमें भी ऑक्सीजन के साथ, सबके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर प्रेजेंट हो सकती है, ठीक है। लेकिन देखिए पॉइंट क्या है, यहाँ पर पॉइंट क्या है, वो पॉइंट ये है कि ये जो H2O2 है, ये दूसरे H2O2 के साथ बॉन्ड बनाएगा। किसमें? H2O2 के साथ बॉन्ड बनाएगा। HCN में इतना बहुत, अगर बॉन्ड बनेगा भी तो बहुत वीक बनेगा, अदरवाइज HCN में नहीं बनेगा। आपका जो कंसंट्रेट ये है, ये वाटर के साथ बनाएगा, तो वाटर यहाँ पर H2O होगा, तो यहाँ पर देखिए दूसरे मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ी है। यहाँ पर ये क्या हो गया, इंटर, दो के बीच में बना है, दो के बीच में बना है। यहां पर भी अगर बनेगा तो दूसरे HCN के साथ बनेगा, तो दो के बीच में बनेगा। लेकिन सेलुलोज जो होता है, सेलुलोज जो होता है, सेलुलोज में आपके ग्लूकोज जो होते हैं, उसके काफी सारे पार्टिकल्स जो होते हैं, उनसे ही ये बनता है। सेलुलोज जो होता है, उस सेलुलोज के अंदर ही बॉन्ड पहले से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पहले से प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से ये मोर स्टेबल भी होता है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सेलुलोज हो जाएगा, जिसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा एक आपकी जाना माना ऑर्गेनिक का कंपाउंड है, उसमें भी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बताओ कौन सा है, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। आपके टीचर ने जब आपको कंपैरिजन करवाया होगा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तब आपको दो एग्जांपल करवाएंगे, एक तो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और पैरा नाइट्रोफिनोल, ठीक है। कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर बनवाई होगी, इस तरह से ये करके, ये आपका बेंजीन, ये आपका फिनोल हो गया, और ये आपका ऑर्थो नाइट्रो हो गया, ठीक है। एक आपका फिनोल कुछ इस तरह का बन गया, और इसमें आपके पास ये पैरा नाइट्रो हो गया। देखिए इसमें जो ऑक्सीजन है वो इस हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाएगा, तो ये तो हो गया आपका इंट्रा, INTRA, ये तो हो गया आपका इंट्रा। और जब इसके साथ कोई दूसरा फिनोल आएगा, तो उस फिनोल के हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, फिनोल के हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, इंटर, कौन सा हो जाएगा, इंटर हो जाएगा। तो एक है इंट्रा, दूसरा कैसा है, इंटर। तो इंटर हाइड्रोजन जो बॉन्डिंग होती है वो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है, और एक ही मॉलिक्यूल से उसी के अंदर हो, उसी के अंदर हो, उसको क्या बोलेंगे, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पॉइंट समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपके यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, आपसे रिपल्सन
का ऑर्डर पूछा है, रिपल्सन का क्रम पूछा है, प्रतिकर्षण का क्रम पूछा है आपसे कि चारों में से कौन सा जो है वो आपके बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। और ये 2016 का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? नीट 2016 का क्वेश्चन है। आपसे फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया गया है लोन पेयर, फिर उसके बाद बॉन्ड पेयर, और सबसे लास्ट में है लोन पेयर बॉन्ड पेयर। फर्स्ट ऑप्शन तो आपके पास ये दिया है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन आपको दिया है लोन पेयर बॉन्ड पेयर, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, ये आपको सेकंड ऑप्शन दिया है। थर्ड ऑप्शन आपको दिया है बॉन्ड पेयर लोन पेयर और लोन पेयर, ये आपको थर्ड ऑप्शन दिया है। और जो आपको फोर्थ ऑप्शन आपको जो दिया है वो आपको दिया है यहाँ पर इसने लोन पेयर बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर, ये आपको चार ऑप्शन उन्होंने दिया है कि सबसे ज्यादा जो इफेक्टिव रिपल्सन होता है, सबसे ज्यादा रिपल्सन किसमें होता है, ये पूछा गया है क्वेश्चन। ये नीट 2016 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपके पास फोर्थ ऑप्शन होगा, यानी लोन पेयर के बीच में रिपल्सन सबसे ज्यादा होता है और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन सबसे कम होता है। आप इसको एक जनरल भाषा में समझना चाहो तो कुछ इस तरह से समझ सकते हो कि जो लोन पेयर के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, लोन पेयर के रूप में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, एक बिल्कुल से स्वतंत्र रूप में पड़े होते हैं, आराम से मस्ती में पड़े होते हैं, बिल्कुल आलस्य रूप में पड़े होते हैं। और उनपे मतलब ऐसे कोई वो नहीं होता कि ये किसी के उसमें है कि इनको कोई पाबंद कर रखा है, किसी ने इनको बांध रखा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आराम से वो जहां मर्जी होती है वहां चले जाते हैं। तो बॉन्ड के पास में जाके उसको धक्का लगाते हैं, तू भग रहे भाई, तू यहाँ से भग। तो उस बॉन्ड को क्या करते हैं, ये दूर भगा देते हैं। तो ये एक तरह से रिपल्सन क्रिएट कर रहे हैं। जबकि जो बॉन्ड पेयर के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, बॉन्ड पेयर में भी इलेक्ट्रॉन तो होते ही है, लोन पेयर में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने बॉन्ड पेयर में होते हैं, लेकिन बॉन्ड पेयर की क्या है, एक बिल्कुल एक धागे रूप में बंधे हुए होते हैं एक दूसरे से। अब वो अगर ये जाने लगेगा, इधर वाला पार्ट जाने लगे तो इधर वाला रुका लेगा, इधर वाला जाने लगेगा तो इधर वाला रुका लेगा। तो एक बिल्कुल एक बॉन्ड के रूप में वो रुके हुए होते हैं, इसीलिए रिपल्सन सबसे कम होता है बॉन्ड पेयर में और सबसे ज्यादा होता है लोन पेयर में। यानी आपको जितनी आजादी दी जाएगी उतना ही दूर भगोगे, यही सीन यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछा गया है। यहाँ पर स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछा गया है, 4 स्पीशीज आपको दी है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन आपसे दिया पूछा है स्टेबिलिटी का ऑर्डर, किसका पूछा है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछा है। और आपको क्वेश्चन जो दिया है वो मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास O2 प्लस, O2 माइनस 2 एंड O2 माइनस, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है आपके पास O2 प्लस, O2 माइनस एंड O2 माइनस 2। थर्ड ऑप्शन है आपके पास O2 माइनस, O2 माइनस 2, O2 प्लस एंड O2। फोर्थ ऑप्शन है आपके पास O2 माइनस 2, O2 प्लस एंड O2 प्लस 2। कुछ इस तरह से आपको 4 ऑप्शन यहाँ इन्होंने दे रखे हैं, ठीक है। तो ये आपसे जो राइट ऑर्डर है वो आपसे पूछा गया है कि इसमें जो राइट ऑर्डर है वो कैसा होगा। यहाँ पर O2 माइनस कर लीजिए, O2 माइनस, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर जो स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर है मैं लिख देता हूँ, स्थायित्व का क्रम, स्टेबिलिटी का ऑर्डर, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखिए जो स्टेबिलिटी होती है वो आपके बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। पहला पॉइंट तो ये है, स्टेबिलिटी बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, बॉन्ड लेंथ की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है और बॉन्ड एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी बॉन्ड तोड़ने में जितनी एनर्जी दी जाएगी उसमें बॉन्ड ऑर्डर उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर वो किसके है, स्टेबिलिटी के सीधा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर देखें, देखिए बिल्कुल यहाँ पर देखिए इसमें कितने, अगर मैं किसी एक स्पीशीज की बात करूं तो आपके पास O2 प्लस में, देखिए O2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन आपके पास 15, यहाँ 16, यहाँ 17 और यहाँ 18। आपको पता है 15 जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसमें 2.5 बॉन्ड ऑर्डर होता है। कितना होता है 2.5। तो इसमें 2.5 होगा, इसमें 2 होगा, इसमें 1.5 होगा, इसमें 1 होगा। तो एक सिंगल बॉन्ड को तोड़ना काफी इजी रहेगा
और 2.5 जो बॉन्ड होंगे उनको तोड़ना बहुत थोड़ा मुश्किल होगा। तो राइट आंसर कौन सा चला जाएगा आपका? सेकंड ऑप्शन ही राइट आंसर चला जाएगा, यानी बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज पूछा है, लेकिन आपको पहले से दिया है कि इसके समजात इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कौन सी होगी। ठीक है, तो आपसे जो क्वेश्चन है वो मैं बता देता हूं एक बार। Be+2 में जितने इलेक्ट्रॉन है उतने इलेक्ट्रॉन कौन सी स्पीसीज में प्रेजेंट है? Be+2 में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो किसके इक्वल है? सेम इलेक्ट्रॉन बताने Be+2 के। आपसे जो फर्स्ट ऑप्शन दिया है वो दिया है आपको H+, सेकंड ऑप्शन दिया है Li+, थर्ड ऑप्शन दिया है Na+, और फोर्थ ऑप्शन दिया है आपको Mg+2। ठीक है, तो देखिए सिर्फ सेम इलेक्ट्रॉन पूछा है, इसका मतलब इसमें जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इन चारों में से किसमें उतने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि बेरिलियम में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद, डोनेट करने के बाद इसमें केवल 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। बिल्कुल राइट आंसर सेकंड ही होगा। और लिथियम में भी अगर बात करें तो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद 2 ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। हाइड्रोजन में 0 इलेक्ट्रॉन है, सोडियम में आपके 10 इलेक्ट्रॉन है, और आपके मैग्नीशियम में कितने हैं? 10 इलेक्ट्रॉन आपके पास प्रेजेंट है। तो राइट आंसर आपका कौन सा चला जाएगा? सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर चला जाएगा। अब देख लीजिए नीट के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आप खुद देख लीजिए कि आप किस तरह से आप तैयारी कर रहे हैं। बस अगर आपको ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं, बस आपको ये होता है आज के सिस्टम में यह है कि आपको किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको उसमें 80% मार्क्स तो मिनिमम लाने ही लाने होंगे। नीट का पेपर है तो अगर नीट की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए आपको थोड़ा सा लेवल बढ़ाना पड़ेगा, आपको 90% तक मार्क्स लाने हैं। अब 90% मार्क्स तभी आ सकते हैं जब आपने सारी चीजें पढ़ रखी हो। क्वेश्चन तो इजी आना है, क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी आना है, बस बात यह है कि आपका वो पढ़ा हुआ है या नहीं हुआ है। तो जितनी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सको उतनी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। और मैं जो क्लास लेके आ रहा हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए तो लेके आ रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि आपको नहीं पता Be+2 में कितने इलेक्ट्रॉन है और Li+ में कितने इलेक्ट्रॉन है। मुझे पता है, आपको पता है ये चीज, लेकिन कैसे क्वेश्चंस आ रखे हैं और कैसे एग्जाम में अब आ सकते हैं, बस उन्हीं की तो बात यहाँ पर कर रहे हैं। समझ रहे हो? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज कौन सी है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज आपसे पूछा है। इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज आपसे पूछा गया है। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। CH3 का होल ट्वाइस फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन आपके पास PH3, थर्ड ऑप्शन है आपके पास BH3 का होल ट्वाइस, एंड फोर्थ ऑप्शन है SiH3 का होल ट्वाइस। ये आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं और आपसे पूछा गया है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज कौन सी है, इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज कौन सी है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज का मतलब ये है कि इन सबको रिलेट किया जा रहा है ऑक्टेट रूल से। किससे? ऑक्टेट रूल से। जिसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन से कम है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज की तरह बिहेव करेगी। देखिए अगर मैं CH3 की बात करूं तो CH3 कुछ इस तरह से होगा और एक डबल बॉन्ड CH3 इस तरह से है CH3। देखिए इस कार्बन के कितने बॉन्ड आ रहे हैं? 4 बॉन्ड आ रहे हैं और 4 बॉन्ड बनाने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसका मतलब ये तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है, ये ऑक्टेट रूल को सीधा सीधा फॉलो कर रहा है। ठीक है, इसकी अगर मैं बात करूं तो फास्फोरस में 5 इलेक्ट्रॉन पहले से होते हैं और 3 बॉन्ड हाइड्रोजन से बना लेगा। तो देखिए फास्फोरस तो कुछ इस तरह से बना लेगा, ये लो ये फास्फोरस और ये इस तरह से हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो देखिए आपके पास कितना हो गया? 2 तो ये आपके पास पहले से रहे, 2 ये रहे, 2 ये रहे और 2 ये रहे, 8 इलेक्ट्रॉन इसके भी हो गए। इसी तरह से अगर BH3 की बात करूं मैं तो BH3 में 1 2 और 3 आपके पास कुछ इस तरह से होंगे। ठीक है, तो आपके पास जो होगा आपके पास BH3 वाला जो है, अब ये BH3 इसके पास दूसरा नहीं है, ये हाइड्रोजन के साथ ही बॉन्डिंग बनाता है कुछ इस तरह से। इस तरह से जो आपकी जो होती है आपके पास यहाँ एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन आपके पास यहाँ होता है, इसमें बनाना बॉन्ड प्रेजेंट होता है। कैसा होता है? बनाना बॉन्ड प्रेजेंट होता है। यह हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन कुछ इस तरह से आपके पास ऐसे होता है। ठीक है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आपके पास हो पाते हैं? इसमें आपके पास कितने? इसमें आपके पास कंप्लीट नहीं हो पाते। एक BH3 की अगर मॉलिक्यूल की अगर सीधी सी बात करूं तो आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन ही आपके पास हो पाते हैं। इसलिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज की तरह बिहेव कौन करेगा? BH3 करेगा। कौन करेगा? BH3 करेगा। ऐसा ही H3 में भी नहीं होगा। समझ रहे हो? क्योंकि ये तो सारे के साथ 4-4 बॉन्ड बना रहे हैं, लेकिन BH3 भी 4 बॉन्ड तो बना रहा है। आपको 4 बॉन्ड दिखेंगे BH3 में,
आपको BH3 में 4 बॉन्ड आपको दिखेंगे। देखिए ये कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से दिखे, ऐसे ये हाइड्रोजन प्रॉपर जो स्ट्रक्चर होती है वो कुछ ऐसी होती है, ठीक है। तो देखिए जो BH3 है इसमें देखिए प्रॉपर जो स्ट्रक्चर है ये 3 इसके हैं और ये 3, अच्छा ऐसे कर दिया क्या मैंने, 3 3 ही थे ना, देखिए हाँ ये नहीं आएगा, ये वाला ऐसा रहेगा सीधा ऐसा, और ये 3 इसके रहेंगे। तो इस तरह से आपके पास ये रहेंगे। तो इसमें देखिए ये कितने बना रहा है, यहाँ पर जो है यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, एक बॉन्ड इधर भी रह सकता है और इधर भी रह सकता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इस दोनों बॉन्ड में मिला के केवल 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर दोनों बॉन्ड मिला के कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया पैरामैग्नेटिक स्पीसीज, पैरामैग्नेटिक आपसे पूछा गया है। अब आपके पास 4 ऑप्शन इन्होंने दिए हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपके पास CO, सेकंड ऑप्शन है आपके पास O2 माइनस, थर्ड ऑप्शन है आपके पास CN माइनस एंड फोर्थ ऑप्शन है आपके पास NO प्लस। 4 ऑप्शन आपको दिए हैं और इनमें से पूछा गया है पैरामैग्नेटिक कौन सा होगा। पैरामैग्नेटिक का मतलब बात करें तो अनुचुंबकीय कौन सा होगा। अनुचुंबकीय कहाँ होता है, पैरामैग्नेटिक कहाँ होता है, जहां पर आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। कहाँ होता है, जहां पर आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वहां प्रेजेंट होता है जहां पर आप सिंगल इलेक्ट्रॉन ही भरा जाएगा, किसी भी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन हो, दूसरा इलेक्ट्रॉन उसके जोड़े के लिए नहीं आए। तो देखिए पहले इलेक्ट्रॉन्स की बात कर लेते हैं। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 14 इलेक्ट्रॉन है। इसमें कितने हैं, इसमें आपके पास 15 इलेक्ट्रॉन है। इसमें कितने हैं, 14 इलेक्ट्रॉन है। और इसमें कितने हैं, 14 इलेक्ट्रॉन है। आपको एक चीज समझ में आ गई होगी, 3 में 14 इलेक्ट्रॉन है, एक में 15 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब 14 वाले तो दो के जोड़े में होंगे और जिसमें 15 है वही पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। तो आपके पास राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, O2 माइनस। चेक करने की जरूरत ही नहीं थी, आपको भरने की जरूरत ही नहीं थी, बस आपको इलेक्ट्रॉन देखने थे और राइट आंसर ऐसे ही लगा देते, समझ गए। तो कई बार क्या होता है, क्वेश्चन को करने का एक तरीका होता है, कई बार ऑप्शन से भी सीधा चेक किया जा सकता है, हर एक को भरने की जरूरत नहीं पड़ती है हमें, ठीक है। तो पैरामैग्नेटिक देखने का तरीका देख लिया आपने, किस तरह से देखते हैं पैरामैग्नेटिक। सब में देखा, इलेक्ट्रॉन देखा, 14 है, 15 है, 14 है, 14 है। तो ये है कि या तो 3 ऑप्शन तो हो नहीं सकते, होगा तो कोई एक ही आंसर, 3 तो हो नहीं सकते, तो 3 नहीं हो सकते, इसका मतलब पहला भी नहीं होगा, दूसरा तीसरा भी नहीं होगा, चौथा भी नहीं होगा, सेकंड आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 15 इलेक्ट्रॉन आपके पास इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसमें पूछा गया है मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट, मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट किसका है, मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट, मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट आपसे पूछा गया है। ऑप्शंस में लिख देता हूं। फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास CO2, सेकंड ऑप्शन है आपके पास CH4, थर्ड ऑप्शन है आपके पास NH3 एंड फोर्थ ऑप्शन है आपके पास NF3। क्या है, NF3। राइट आंसर क्या होगा, फटाफट से बता दीजिए। देखिए ऑल डेफिशिएंट, पता नहीं क्या लिखा था, एक सेकंड देखने दो। ऑल डिफरेंट हो, तो बिल्कुल ऑल डिफरेंट हो तो उनके लिए दूसरे तरीके से देखा जाता है। ऑल डिफरेंट हो तो आपको एमओटी में ग्राफ बनाना सिखाया होगा सर ने, कुछ इस तरह का, जहां से भी आप पढ़े हुए हो कुछ इस तरह का आपने बनाया होगा इस तरह से आपको। ये आपके 1s का होता है, फिर 2s का भी सेम ऐसा ही होता है, फिर p का होता है तो वो नाइट्रोजन 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए कुछ अलग होता है, और 14 से ज्यादा होते हैं उनमें सिस्टम में अलग होता है, तो फिर वहां पर इलेक्ट्रॉन भर के देखना पड़ता है आपको, ठीक है। उस तरीके से आप देख सकते हो, या फिर सीधी ट्रिक याद कर सकते हो। जैसे ऑक्सीजन होता है तो ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 16 इलेक्ट्रॉन होता है। इसका मतलब 16 इलेक्ट्रॉन जो स्पीसीज होती है वो आपकी कैसी होती है, 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होती है वो पैरामैग्नेटिक होती है। कैसी होती है, पैरामैग्नेटिक होती है। 15 वाली जिसमें भी आप देखो, जिसमें भी आपके पास ये जो आपके पास ये आ जाए 1 3 5 7 9 ऐसे वाले आएंगे, वहां पर अगर विषम संख्या में आएगा तो वहां पर तो वो सीधा सीधा ही आपका कैसा बना है, वो तो पैरामैग्नेटिक ही होना है। डायमैग्नेटिक तो कब होगा, जब आपके पास ऐसे 2 4 6 8 10 ऐसे आए, ठीक है। लेकिन आपको 16 वाले का अच्छे से याद है, ऑक्सीजन वाला एमओटी आई क्यों थी, एमओटी आई क्यों थी, वीबीटी ने ये बोल दिया था कि जो आपका ऑक्सीजन है ये कैसा होता है, डायमैग्नेटिक होता है, तभी तो एमओटी आई थी।
तो एमओटी का जो मेन उद्देश्य है वो क्या बताना है, एमओटी का मेन उद्देश्य है वो क्या बताना है, आपकी जो मैग्नेटिक जो नेचर है वही तो बताना है। और ऑक्सीजन कितना था 16 वाला होता है, तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हो या फिर आपको भरना ही पड़ेगा। दोनों ऑप्शन है, दोनों में जो चूज अच्छे लगे वो आप कर सकते हो। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट किसका होगा। तो मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट किसका होगा, देखिए कल की क्लास में मैंने डाइपोल मोमेंट के लिए चीज बताई थी। देखिए वो कल की क्वेश्चन के लिए लागू थी, सारे क्वेश्चंस के लिए वो चीज लागू नहीं होती है। कल की क्वेश्चन से मैंने ये कहा था कि आपके पास कोई एक एटम है, ठीक है, उसके साइड में जितने भी एटम्स आपके साइड एटम लगे हुए हैं, सेंट्रल एटम के जितने भी साइड एटम लगे हुए हैं, वो साइड एटम अगर सारे के सारे सेम है और कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है तो उसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो होगा। देखिए कार्बन है, इस तरह से स्ट्रक्चर होगी CO2, ना तो कार्बन पे कोई लोन पेयर है, साइड एटम दोनों सेम है, इसका मतलब डाइपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो होगा सर। ये लो साहब कर दिया। सेकंड वाला है CH4 है, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होगी हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग, ये लो टेट्राहेड्रल। कार्बन में दो वैलेंस है, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, चारों बॉन्ड बनाने में भाग ले लिए, कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, साइड एटम सारे सेम है, म्यू जीरो कर दिया। ये लो जी NH3 और NF3 में, NH3 और NF3 में 3 तो बॉन्ड बन जाएंगे, ये लो जी 3 तो आपके बॉन्ड बन गए, एक लोन पेयर प्रेजेंट है, साइड एटम तो सारे सेम है लेकिन लोन पेयर प्रेजेंट है, इसका मतलब डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो, इसका भी नॉन जीरो, इसका भी नॉन जीरो। आपको तो एक ही बताना है दोनों में से, दोनों आंसर नहीं कर सकते, एक ही बताना, तो फिर आपको चेक करना पड़ेगा कि डाइपोल मोमेंट NH3 का ज्यादा कि NF3 का ज्यादा। तो वो किस तरह से चेक करते हैं वो मैं एक बार आपको हल्का सा सिखा देता हूँ, पूरा नहीं बताऊंगा, हल्का सा पॉइंट बताऊंगा, इस क्वेश्चन का आपका काम हो जाना चाहिए, ठीक है। देख लीजिए एक बार, दोनों की एक साथ तुलना करेंगे। एक पॉइंट यहां पर, ये पॉइंट नोटिस कर लेना आप लोग, ये आपके पास NH3 की स्ट्रक्चर हो गई और सेम टू सेम ऐसी कैसी आपके पास NF3 की स्ट्रक्चर हो जाएगी, ये NF3 की आपके पास हो गई। लो जी ये मैंने NF3 की बना दी, ठीक है। ये हमने देख ली स्ट्रक्चर दोनों की। अब आपको पता है कि जो लोन पेयर होता है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है डाइपोल मोमेंट का, वो हमेशा सेंट्रल एटम से दूर ही होता है। कैसा होता है, सेंट्रल एटम से दूर होता है। अब सेंट्रल एटम को आप किसी, अगर इसको मालूम है इसे उल्टा कर देना, जैसे इसमें सेंट्रल एटम से दूर मतलब इस तरफ जाएगा, डाइपोल मोमेंट का जो साइन है वो इस तरफ जाएगा। अगर मालूम है इसको इस तरह से बना देता है स्ट्रक्चर को, जैसे ऐसी बना देता, बनती तो ऐसी भी है ना, और लोन पेयर वो मैं नीचे की तरफ कर देता हूं, फिर किधर चला जाता, नीचे, यानी कुल मिला के सेंट्रल एटम से दूर जाता है, किधर भी भेजो आप चाहे, ठीक है। इसको अगर मैं तिरछा कर देता तो इधर चला जाता, इधर मुंडी घुमा देता तो इधर चला जाता, जिधर मुंडी घुमाओगे उधर ही चला जाएगा, ठीक है। यानी इसकी जो मुंडी होती है उस मुंडी की तरफ ये जाता है इसका डाइपोल मोमेंट, ठीक है। अब देखिए हमने यहां तक बात कर ली कि जो है इसका लोन पेयर का हमेशा मुंडी की तरफ ही जाएगा, और इसमें भी इसकी मुंडी की तरफ ये लोग चला गया, बिल्कुल चला गया। अब देखिए ये जो आपके पास दो, ये जो बॉन्ड में जो अटैच होते हैं, इनका डाइपोल मोमेंट कैसे निर्धारित किया जाता है कि किसकी तरफ साइन जाएगा, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी वो किस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। तो वो होती है आपके मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की साइड में, किस साइड में, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की साइड में। अब देखिए इसमें आपके पास किधर जाएगा, इस वाले में आपके पास आएगा नाइट्रोजन की तरफ, क्योंकि नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी वो हाइड्रोजन से ज्यादा, तो इसकी भी ऊपर ही और इसकी भी ऊपर ही, यानी आप कुल मिला के बात करो तो तीनों ये और ये चारों एक ही डायरेक्शन में ऊपर की तरफ है। किस डायरेक्शन में है, ऊपर की तरफ है, चारों की चारों एक ही डायरेक्शन में है और ऊपर की तरफ है। यहां पर NF3 की अगर बात करो तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा या ऑक्सीजन की ज्यादा, सॉरी नाइट्रोजन की ज्यादा या फ्लोरीन की ज्यादा, फ्लोरीन की ज्यादा। इसका मतलब इसका जो साइन होगा वो फ्लोरीन की तरफ आएगा, इसका जो साइन होगा वो फ्लोरीन की तरफ आएगा, इसका साइन भी फ्लोरीन की तरफ आएगा। तो देखिए 3 साइन नीचे जा रहे हैं, एक साइन ऊपर जा रहा है। अब बताइए एक साइन ऊपर और 3 साइन है वो आपके नीचे, मतलब ये ज्यादा बड़ा है, इनका जो मैग्नीट्यूड आएगा, जो राइट जो इनका जो आंसर आएगा वो ज्यादा आएगा, या फिर जो चारों एक साइड में जा रहे हैं उनका आंसर ज्यादा आएगा। चारों एक साइड में जा रहे हैं, श्योर है चारों एक साइड में जा रहे हैं, उन्हीं का आंसर ज्यादा आएगा। तो राइट ऑप्शन जो मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट होगा वो किसका हो जाएगा, मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट किसका हो जाएगा, आपकी इसका हो जाएगा NH3 का। और राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, NH3। NF3 को देख के लोग घबरा जाते हैं और आंसर कराते हैं NF3, लेकिन NF3 नहीं, कौन सा होगा, NH3, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं आज के लिए, एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद करेंगे क्लास खत्म आज की। देखते हैं कोई अच्छा सा क्वेश्चन दिखता है तो वो करते हैं। हाँ एक और मिला है, एक और बिल्कुल बहुत शानदार क्वेश्चन मिला है।
आपसे पूछा गया है पोलर मॉलिक्यूल कौन सा है। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, डाइपोल मोमेंट नहीं पूछा है। अब की बार देखिए कुछ अलग पूछ लिया है। आंसर तो सेम ही होना है। अगर इसमें भी अगर कुछ ऐसा पूछा होता है मैक्सिमम पोलर जो सिम्टम्स है वो किस में है, तो वो भी आंसर यही होना था। इसमें पूछा है आपसे पोलर मॉलिक्यूल कौन सा, पोलर। पोलर आपसे पूछा है। चार ऑप्शन जो आपको दिए हुए हैं पोलर के लिए वो आपके पास है BF3 SF4, BF3 SF4, SiF4 एंड XeF4। ये चार ऑप्शन आपको दिए हैं और आपसे पूछा गया है कि पोलर कौन सा होगा। पोलर कौन सा होगा फटाफट से बता दीजिए। पोलर कौन सा होगा, इनमें चारों में से कोई एक ही पोलर होगा। और कौन सा होगा, पोलर वही होगा जिसके लिए म्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा। वो आपका कैसा होगा, पोलर होगा। ये मैंने हिंट आपको दे दिया है। और कल वाली वही गणित वापस से लगाएंगे, कैसी वाली वही लगाएंगे। अगर सेंट्रल एटम के साइड एटम में साइड जितने भी एटम हैं अगर सारे के सारे सेम हैं और कोई भी सेंट्रल एटम पे लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है तो म्यू क्या हो जाएगा, 0। तो इस हिसाब से फर्स्ट का म्यू क्या, 0, थर्ड का म्यू क्या, 0। बच गए आपके पास सेकंड और फोर्थ। इनमें साइड एटम तो सेम है लेकिन लोन पेयर प्रेजेंट है। साइड एटम सेम है लेकिन लोन पेयर प्रेजेंट है। अब देखिए जो XeF4 होता है ये कुछ इस तरह का होता है। साइड एटम कुछ इस तरह से और आपके पास लोन पेयर एक यहां होता है और एक यहां होता है। तो देखिए जो चारों साइड एटम है, देखिए यहां पर क्या होगा, वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग आप करेंगे आंसर। तो देखिए ये फ्लोरीन की तरफ खींचेगा, ये फ्लोरीन की तरफ खींचेगा, ये इस फ्लोरीन की तरफ खींचेगा। देखिए ये वाला और ये वाला एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। इस वाले को इस वाली फ्लोरीन का कैंसिल आउट कर देगा। मतलब फ्लोरीन की वजह से कोई भी म्यू जनरेट नहीं हो रहा है क्योंकि इस फ्लोरीन का ये फ्लोरीन कैंसिल कर दे रहा है और इस फ्लोरीन का ये फ्लोरीन कैंसिल कर दे रहा है। अब बात करते हैं लोन पेयर की। तो ये लोन पेयर नीचे की तरफ, मुंडी की तरफ, इसमें ऊपर वाली मुंडी की तरफ, एक मुंडी ऊपर है एक मुंडी नीचे है, एक मुंडी ऊपर है दूसरी मुंडी नीचे है। जब एक मुंडी ऊपर और दूसरी मुंडी नीचे तो एक दूसरे के अपोजिट हो गई, यानी ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर देगी और इसका भी म्यू क्या हो जाएगा आपके पास, 0। एक ही ऑप्शन बच रहा है SF4, जिसका राइट आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, SF4 का डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, नॉन जीरो हो जाएगा। और जिसका डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो होता है वो स्पीशीज कैसी होती है, पोलर स्पीशीज होती है। देखिए ये इस तरह के आपके नीट के एग्जाम में आए क्वेश्चन है। मैंने आज तक जो भी आपको यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे आज ये 8वां 9वां जितनी भी क्लास हमारी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की हुई है उन सारी क्लासेस में मैंने आपको केवल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाए हैं, जिनमें मैक्सिमम क्वेश्चन जेट के और नीट के करवाए हैं। कुछ क्वेश्चन आपको ICR और BHU के करवाए हैं। देखिए ये पहली सीरीज है। जैसे ही एक बार सब सारे क्वेश्चन की जैसे ही पहली बार इनकी पहली सीरीज कंप्लीट हो जाएगी, एक बार सारे लेसन कवर हो जाएंगे, उसके बाद मुझे पता है उसके बाद इस बार नेक्स्ट बार जो होगा मैं ICR और BHU के क्वेश्चन मेजर करवाऊंगा, ठीक है। और आप टेंशन ना लीजिए, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर, जेट के सारे क्वेश्चन, BHU के सारे, ICR के सारे, RPBT के सारे, नीट के सारे और जेई तक के सारे जो प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन है वो इसी यूट्यूब चैनल पे मैं डेली एक ना एक वीडियो डालता रहता हूँ। और उनके जैसे मैंने अभी तक, जैसे अगर मैं बात करूँ तो नीट का 2020 का पेपर डाल दिया, 19 का डाल दिया, 18 का डाल दिया। RPBT का 2020 का डाल दिया, 19 का डाल दिया, 18 का डाल दिया, ठीक है। ICR का 2019 का नहीं डाला, 2020 के 2 पेपर डाल चुका हूँ ICR के। जेट के भी 2020 का डाला हुआ है ऑलरेडी, 19 का भी है, 18 का भी है, 17 का भी है, 16 का भी है। जेट के 5-6 पेपर ऑलरेडी डल रखे हैं, पिछले साल ही मैंने डाल दिए थे। अब उनको दोबारा डालने का कोई मीन है नहीं, डालेंगे एग्जाम के लास्ट टाइम पे। अगर दोबारा से अगर चॉइस होगी बच्चों की तो फिर से करेंगे, लेकिन उन पे अच्छे से बना हुआ है तो आप वहां से भी जाके एक बार प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि एग्जाम में जो दोबारा से जो नए क्वेश्चन है कि हर बार के जो एग्जामिनर वो नए क्वेश्चन जनरेट थोड़ी करेगा, थोड़े से उनको मॉडिफाई कर देता है। जैसे इस बार क्या हुआ, आपसे पोलर स्पीशीज क्वेश्चन यही पूछेगा कि पोलर स्पीशीज कौन सी है। इस बार क्या करेगा वो, यहाँ पर आपके पास SF4 की जगह ना कोई ऐसा मॉलिक्यूल दे देगा जिसमें आपका पोलर होता है। जैसे H2 मान लो आपको दे दिया, ये लो साहब, ऐसा आपको दे देगा। बस चेंज क्या किया, जो आंसर था उसको चेंज कर दिया, बाकी के सारे सेम सेम ही तो है, क्या फर्क पड़ गया उससे।
तो क्वेश्चन बार बार एग्जामिनर से इतने क्वेश्चन से नहीं बनते, एक क्वेश्चन एक चैप्टर से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, अभी केमिस्ट्री इतनी सी केमिस्ट्री है, उससे क्या बार बार क्वेश्चन बनते ही रहेंगे क्या? इन सारे जो प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर्स हैं, अगर इन सारों को आप मिक्स कर दो तो आपके पास कम से कम भी 3 से 4 हजार क्वेश्चन हो जाएंगे। और 4 हजार क्वेश्चन से ज्यादा किसी एक बुक से 4 हजार क्वेश्चन से ज्यादा क्या बनवाओगे आप बताओ? तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे सबसे ज्यादा फोकस करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस बार बार करनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट। अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस की है तो टेंशन मत लेना, आपका एग्जाम श्योर क्लियर होगा, कोई से भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, कल मिलते हैं फिर इसी टाइम पे।